जय हिंद साथियों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में हम लोग ब्रिटिशों की आर्थिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रिटिशों की आर्थिक नीति के बारे में पिछले क्लास में हमने आपके साथ ये चर्चा किया कि अंग्रेज जब भारत में व्यापार करने आया तो सबसे पहले उसने अपने आप को यहाँ पर राजनीतिक तौर पे मजबूत किया। राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के बाद आर्थिक तौर पे मजबूत किया, आर्थिक तौर पे मजबूत किया। और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, और साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उसने कई सारी नीतियां अपनाई थी, जैसे कि राज्य हड़प नीति हो गया, सहायक संधि नीति हो गया, गोद निषेध प्रथा हो गया। ये सब तमाम नीतियों के तहत उसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, और इसके साथ नीति के अलावा उसने युद्ध भी किया और युद्ध भी करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस चैप्टर में जो हम आर्थिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी कंपनी जो है, मतलब ऐसी नीति अपनाई जिसके तहत उसको जो है अधिक से अधिक यहां से क्या हो, आर्थिक फायदा हो सके। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि भारत जो है मूल रूप से कृषि प्रधान देश रही है। और जब कृषि प्रधान देश रही है तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किसानों का शोषण करना चालू किया, और किसानों को शोषण करने के लिए उसने रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा, ये सब प्रथा के जरिए उसने किसानों से अधिक कर वसूला, अधिक से अधिक करों का उगाही की, और उसके बाद अपने आप को आर्थिक तौर पर अंग्रेजों ने भारत में मजबूत किया। तो साथियों, अंग्रेजों ने अपने आप को तो आर्थिक तौर पे मजबूत किया ही किया, लेकिन आपको एक चीज याद होगा कि 1844 से लेकर के 1848 तक, 1844 से 48 तक तो जो भारत के गवर्नर जनरल रहे उनका नाम था हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1844 से 1848 तक जो भारत के गवर्नर रहे उनका नाम था हार्डिंग प्रथम। और 1848 से लेकर के 1856 तक, 1848 से 1856 तक जो भारत के गवर्नर जनरल के पद पे रहे उसका नाम था डलहौजी। ठीक, तो 1844 से 1848 के पद पर हार्डिंग प्रथम रहता है, और हार्डिंग प्रथम ही 1846 में एक वक्तव्य देता है, और वक्तव्य यह देता है कि भारत में जो है रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, भारत में रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाएगा। हार्डिंग प्रथम 1846 में कहता है कि भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। रेलवे लाइन का निर्माण क्यों किया जाएगा? तो रेलवे लाइन का निर्माण इसलिए किया जाएगा कि मान लीजिए ये रहा भारत, यहां पर है अपना पंजाब, यहां पर क्या है, पंजाब। और हमने आपको बताया कि अंग्रेजी कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सारी नीतियां अपनाई, जिसमें से सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, ये सब नीतियां के अलावा उसने युद्ध भी किया। उसमें से एक नीति उसका था युद्ध की नीति, और उस युद्ध के नीति के तहत ये क्या करता था, मौका देख करके युद्ध प्रारंभ करता था, और युद्ध के जरिए उस क्षेत्र को जीत करके अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। तो मान लीजिए यहां पर है पंजाब, और अंग्रेजों से युद्ध हुआ पंजाब से, अंग्रेजों ने पंजाब के खिलाफ युद्ध किया। तो अंग्रेजों की एक मुख्यालय बंगाल में, एक मुख्यालय मद्रास में और एक मुख्यालय मुंबई में, 3 जगह पर उसका मुख्यालय था। अब जब पंजाब से युद्ध इसने किया तो बंगाल से सैनिक जाएगा पंजाब, मद्रास से भी सैनिक जाएगा पंजाब, और यहां मुंबई से भी सैनिक जाएगा पंजाब। तो इन तमाम जगहों से सैनिक को पंजाब ले जाने के लिए, अंग्रेजी सेना को पंजाब ले जाने के लिए कोई समुद्री मार्ग का तो साधन था नहीं, सिर्फ और सिर्फ यातायात का साधन था। और यहां से यहां जाने में, पैदल चलने में
कई दिन लग जाया करते थे, कई दिन लग जाया करते थे। आज की तरह उस समय गाड़ी, बस, ऑटो ये सब नहीं हुआ करता था, है ना। तो कई दिन लग जाया करते थे। उस समय यातायात का साधन जो है मुख्य रूप से बैलगाड़ी वगैरह हुआ करते थे, तो कई दिन लग जाया करते थे। तो इसलिए हार्डिंग प्रथम ने ये कहा कि अपनी सैनिकों को यहां से यहां ले जाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह जो है अपनी सेना को ले जाने के लिए सैन्य यातायात हेतु रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, सैन्य यातायात हेतु रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाएगा। और 1848 आते आते डलहौजी का शासनकाल आता है और इसी के शासनकाल में जो है 1853 के आसपास रेलवे लाइन का शुरुआत हो जाता है और डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे मार्ग जो है, रेलवे लाइन बिछाया गया और रेलवे मार्ग की शुरुआत भी हुई। तो अंग्रेजों ने, यहां से एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजों ने रेलवे लाइन की शुरुआत अपनी सुख सुविधा के लिए किया था, अपनी सुख सुविधा के लिए किया था, न कि भारतीयों के सुख सुविधा के लिए, न कि भारतीयों की सुख सुविधा के लिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अंग्रेज था एक व्यापारी, उसको भारतीयों से कोई मोह माया नहीं था, उसको भारतीयों से कोई लगाव नहीं था। जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आया तो उस समय भारत जो कृषि प्रधान देश हुआ करती थी, जिस देश में खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं हुआ करती थी, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, भारत की कृषि को व्यापार से जोड़ दिया और भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण करके अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से वैसे चीजों की उगाही करवाई, वैसे चीजों की फसल की खेती करवाई जिस फसल से उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता था। जैसे कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया, अफीम की खेती करवाया, सोरा की खेती करवाया, कपास की खेती करवाया। और न तो आदमी नील पी करके जिंदा रह सकता है, न कपास खा करके जिंदा रह सकता है, न सोरा खाकर जिंदा रह सकता है, न अफीम खा करके जिंदा रह सकता है। तो जब अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से नील, कपास, अफीम, सोरा की खेती करवा करके भारतीय कृषि को वाणिज्यीकरण किया तो यहां पर जो है अकाल पड़ने लगे भारत में। क्योंकि जैसे ही कपास, नील इत्यादि की खेती शुरुआत हुई तो यहां पर धान, चावल, गेहूं, मक्का, आलू इस सब की उपज में कमी आने लगी, और अंग्रेज नील, अफीम, सोरा, कपास इत्यादि की खेती करवा करके यहां से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया करता था और ब्रिटेन ले जा करके वहां से उसी तैयार माल को भारत के बाजार में ला करके बेचा करता था, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा अंग्रेजों को हुआ करती थी। एक समय भारत वैसा देश रहा था, एक समय भारत वैसा देश हुआ करता था कि ये पूरे विश्व को कपड़ा प्रदान किया करता था। भारत जो है सूती वस्त्र का निर्यातक देश हुआ करता था। उस देश को अंग्रेजों ने बर्बाद करके सूती वस्त्र का आयातक देश बना दिया। किसी समय भारत पूरे विश्व को कपड़ा प्रदान करने का काम करता था, सूती वस्त्र का बहुत बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था। यहां से सूती वस्त्र विश्व के सारे देशों में निर्यात होकर के जाया करते थे। वहीं अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को सूती वस्त्र का आयातक देश बना दिया। आयातक देश कैसे बना दिया? तो यहां से कपास की खेती करवाता था और कपास को ले जाता था ब्रिटेन, यहां से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाता था और ब्रिटेन में सूती वस्त्र को तैयार करके फिर भारत के बाजार में ला करके बेचा करता था। इस तरह से जो है भारत की अर्थव्यवस्था को उसने चौपट कर दिया। जो भारत किसी देश में सूती वस्त्र का निर्यातक देश हुआ करता था, उसी देश को अंग्रेजों ने सूती वस्त्र का आयातक देश बना दिया। तो जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का शुरुआत किया तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब यह सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 1857 की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कहने का मतलब ये नहीं है कि 1857 की क्रांति हुई और एकाएक राष्ट्रवाद का जन्म हो गया, नहीं। राष्ट्रवाद के जन्म होने के कई एक सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण ये था
कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो उसके एक कारण ये था भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास, भले ही अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का विकास अपनी सुख सुविधा के लिए किया था, अपनी सैन्य आवागमन को सुगम बनाने के लिए किया था, कच्चे माल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया था। लेकिन जब रेलवे लाइन का शुरुआत हुआ, भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई और जब रेलवे चलाया गया तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से मिलने लगे, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों से मिलने लगे, पूर्वी भारत के लोग पश्चिमी भारत के लोगों से मिलने लगे, फिर पश्चिमी भारत के लोग पूर्वी भारत के लोगों से मिलने लगे। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा के लोग जब आपस में मिलने लगे तो भारतीयों को एहसास हुआ कि हम सब भारतीय एक हैं, हम सब भारतीय एक हैं। और ये जो है अंग्रेज फिरंगी है, विदेशी है और हम सब पर ये अत्याचार कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर अंग्रेज अत्याचार नहीं करता तो हम भारतीय आवाज उठाते ही क्यों। अंग्रेजों ने यहाँ पर शोषणकारी नीति अपना करके यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया और जब लोगों का आवागमन एक जगह से दूसरे जगह होने जाने लगा तो लोगों को लगने लगा कि हम सब भारतीय एक हैं और ये अंग्रेज फिरंगी है, इसको मार करके भगाना है। और तब जाकर के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, राष्ट्रवाद का जो है विकास हुआ, देशभक्ति की प्रेरणा अंदर से जागृत हुई। तो अंग्रेजों ने भूल चूक में भले ही रेलवे लाइन का निर्माण किया था अपनी सुख सुविधा के लिए, लेकिन राष्ट्रवाद के विकास में एक सच्चे देशभक्ति जो अंदर से जागृत हुई, उसके विकास में रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, जब रेलवे का विकास हुआ तो कई सारे लोगों ने टिप्पणियां भी की रेलवे के ऊपर, जैसे कि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि किसी भी देश के अंदर कोयला और लोहा अगर दो चीज किसी भी देश के अंदर व्यापक मात्रा में उपलब्ध हो तो उस देश को औद्योगिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर से सुनेंगे कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि किसी भी देश के अंदर अगर कोयला और लोहा ये दो चीज अगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो उस देश को औद्योगिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब भारत में जो मूल रूप से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ वो 1947 के बाद हुआ, आजादी के बाद हुआ। अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकीकरण तो किया था, यहाँ पर फैक्ट्रियां तो लगवाई थी, जैसे कि लोहा का फैक्ट्री, एल्युमिनियम फैक्ट्री, सूती वस्त्र की फैक्ट्री, तमाम फैक्ट्री अंग्रेजों ने भारत में लगवाया था, लेकिन उससे जो है भारतीयों को कोई फायदा नहीं होता था। उस फैक्ट्री के माध्यम से अंग्रेज जो है कच्चा माल से तैयार करते थे, पक्का माल तैयार करते थे और भारतीय मतलब बाजार में बेचा करते थे और इससे जो है मुनाफा जो होता था अंग्रेज अपना देश ब्रिटेन लेकर के चला जाया करता था। तो वास्तविक तौर पे कहे तो भारत में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई है आजादी के बाद हुई है। मतलब आजादी से पहले भी भारत में फैक्ट्रियां थी, लेकिन उससे भारतीयों को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। अंग्रेज जो है वस्तु निर्माण करके बेच करके जो उसको जो पैसा होता था, मुनाफा होता था, अपने देश लेकर के चला जाया करता था। तो कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि किसी भी देश के अंदर अगर लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो उस देश को कोई भी व्यक्ति औद्योगिकीकरण होने से नहीं रोक सकता है। वहीं पर जब रेलवे का विकास हुआ तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था, तिलक का यह कहना था बाल गंगाधर तिलक साहब का कि रेलवे का विकास देखकर भारतीयों को खुश होना वैसा प्रतीत होता है जैसे कि दूसरे की बीवी की अलंकार को देखकर खुश होना। कहने का मतलब यह था कि भारत में भले ही रेलवे का विकास हुआ है, लेकिन इस रेलवे से भारतीयों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतलब अंग्रेजों ने जो रेलवे का विकास किया है अपनी सुख सुविधा के लिए किया है। ऐसा नहीं था कि भारतीयों के कहने पर कि पटना से कलकत्ता के लिए रेलवे लाइन हमें चाहिए तो पटना से कलकत्ता तक रेलवे लाइन बिछा देता था, पटना से दिल्ली तक चाहिए तो पटना से दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछा देता था। नहीं, जैसे जैसे अंग्रेजों को यह महसूस होते गया कि हमें फलाने जगह पर रेलवे लाइन की आवश्यकता है, वैसे वैसे अंग्रेजों ने फलाने जगह पर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। तो तिलक का कथन यह था कि रेलवे लाइन को देख करके भारतीय ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि दूसरे की बीवी
का जेवर देख करके लोग खुश होते हैं। इनका कथन ये था कि रेलवे लाइन से जो है भारतीयों को कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। तो साथियों, ये कथन याद रखना बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स क्या बोले? तो कार्ल मार्क्स ये बोले, किसी देश में अगर लोहा कोयला हो तो उस देश को औद्योगिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता है। तिलक का कहना था कि रेलवे लाइन को देखकर भारतीयों को खुश होने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दूसरे के बीवी के अलंकार को देख करके खुशी होना। तो ये सब कथन को जो है आप साथियों क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति हुआ, एक विद्वान हुआ, एक अंग्रेज अधिकारी, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अर्नाल्ड। एक अर्नाल्ड, जब रेलवे लाइन का विकास हुआ तो अर्नाल्ड का यह कहना था कि अंग्रेजों ने वो कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान ने नहीं किया। अर्नाल्ड का कथन ये था साथियों अंग्रेजों के बारे में, जब रेलवे लाइन का विकास हुआ तो अर्नाल्ड का ये कहना था कि अंग्रेजों ने वो कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान ने नहीं किया। इसका मतलब ये था कि जब रेलवे लाइन का विकास हुआ तो रेलवे लाइन ने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। एक सूत्र में बांधने का काम किया रेलवे लाइन ने, रेलवे मार्ग ने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो ये सब तमाम चीजों को जो है आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था जॉन सुलिवान। जॉन सुलिवान, जॉन सुलिवान। आप जॉन सुलिवान के कथन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय के ऊपर कितने शोषणकारी नीति अपनाया था, कितने शोषणकारी नीति को अपनाया था, है ना। इसका कहना था जॉन सुलिवान का कि अंग्रेज कंपनी के पास, यानी कि हम अंग्रेजों के पास एक ऐसा सोखने वाला पदार्थ है, एक ऐसा सोखने वाला पदार्थ है जो कि भारत में गंगा नदी के किनारों से, भारत में गंगा नदी के किनारे से अच्छे वस्तु को सोख लेती है, अच्छे वस्तु को सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे जाकर के छोड़ देती है। टेम्स नदी के किनारे जो है जाकर के क्या करती है? छोड़ देती है। तो जॉन सुलिवान का कहना यह था सीधे तौर पर कि हमें भारत में जो भी फायदा होता है, हम भारत में जो भी व्यापार करते हैं, हम भारत की फैक्ट्रियां या भारत के उद्योग से जो भी व्यापार करते हैं, यहाँ पर जो भी फैक्ट्रियां हमने लगवाई हैं और उस फैक्ट्री से हमें जो भी आमदनी होती है वो आमदनी सीधे तौर पर हम भारत से ग्रहण करते हैं और अपना ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ले जाकर के उस धन को पहुंचा देते हैं, तो जॉन सुलिवान का यही कहना था कि अंग्रेजों के पास एक ऐसा स्पंज है जो गंगा नदी के किनारे से अच्छे वस्तुओं का सोख लेती है और अच्छे वस्तु को सोख करके टेम्स नदी के किनारे में छोड़ देती है। तो गंगा नदी का संदर्भ भारत देश से है और टेम्स नदी का संदर्भ ब्रिटेन से है। तो जॉन सुलिवान के बारे में ये कथन था, इसको जो भी है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दे, अब इसके आगे देखते हैं। जब अंग्रेजों ने 1757 की प्लासी के युद्ध को जीता, 1757 की प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों ने जीता, तो 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। यह बात से आप भली भांति अवगत है कि 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन प्रशासन चलाने का काम किया और शासन प्रशासन जब चलाने का काम किया तो ये 3 चरणों में पूरा किया। अंग्रेजों ने 3 चरणों में पूरा किया। एक पहली चरण 1757 से 1813, दूसरी चरण 1813 से 1857 और तृतीय चरण 1857 से 1947। 1857 से 1947, 1857 से 1947, 1857 नहीं 1858, 1858। ठीक, तो 1757 से 1813 तक, 1757 से लेकर के 1813 तक
अंग्रेजों ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया, आर्थिक तौर पर मजबूत किया और राजनीतिक तौर पर मजबूत किया। और इसके दौरान सबसे पहले अंग्रेजों ने वाणिज्यीकरण करना शुरू किया। वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण कहने का मतलब कृषि का वाणिज्यीकरण किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया। पहले भी बताया थोड़ा देर पहले कि अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को वैसे कृषि से जोड़ दिया जिस वस्तु से उसको ज्यादा फायदा होता था, जिस वस्तु से उसको ज्यादा मुनाफा होता था। अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था नील से, सोरा से, अफीम से, ये सब चीजों से जो है अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया, अफीम की खेती करवाया, सोरा की खेती करवाया, सूती वस्त्र कपास की खेती करवाया, है ना। और इस समय ये कृषि का क्या किया, वाणिज्यीकरण किया और अपने आप को राजनीतिक तौर पर क्या किया, मजबूत किया, राजनीतिक तौर पर मजबूत किया। जब 1757 की प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और जब रॉबर्ट क्लाइव को 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत मिली और वहीं से अंग्रेजी कंपनी ने भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना चालू किया और राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत किया, अपने शासन प्रशासन को धीरे धीरे यहां पर सुदृढ़ करने का काम किया। और सबसे पहले उसने क्या किया, वाणिज्यीकरण किया, वाणिज्यीकरण किया, अंग्रेजों ने वाणिज्यीकरण किया, ठीक। और इसको कहते हैं पूंजीवाद का प्रथम चरण, पूंजीवाद का प्रथम चरण, पूंजीवाद का जो है प्रथम चरण। वही 1813 से लेकर के 1858 के दौरान पूंजीवाद का द्वितीय चरण आया, पूंजीवाद का द्वितीय चरण आया। 1813 से 1858 के दौरान पूंजीवाद के द्वितीय चरण में अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाना प्रारंभ किया, फैक्ट्री, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री और उद्योग लगाना प्रारंभ किया, फैक्ट्री और उद्योग लगाना प्रारंभ किया। जैसे लोहा का फैक्ट्री लगवाया, एल्युमिनियम का फैक्ट्री लगवाया, सूती वस्त्र का फैक्ट्री लगवाया। और 1813 से 58 के बीच, 1813 से 1858 के बीच अधिक से अधिक मात्रा में अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्रियां तो स्थापित किया, लेकिन इस फैक्ट्री से जो भी मुनाफा हुआ करता था, अंग्रेज मुनाफा लेकर के अपना देश ब्रिटेन चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। और वहीं 1858 से 1947 तक अंग्रेजों ने जो पूंजीवाद का जो ये तृतीय चरण आया, पूंजीवाद का ये तृतीय चरण आया, इसके दौरान अंग्रेजों ने वित्तीय लाभ कमाया, वित्तीय लाभ कमाया, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में धन की उगाही किया, अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, अंग्रेजों ने धन की उगाही किया, ठीक। तो ये हुआ वाणिज्यीकरण पूंजीवाद, ये हुआ औद्योगिक पूंजीवाद, इसको कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। ये हुआ वित्तीय लाभ यानी कि वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। तो आप इस 3 डेट को आप याद रखेंगे कि भारत में जो है पूंजीवाद जो है 3 चरणों में विकास हुआ, पूंजीवाद का विकास 3 चरणों में हुआ। पूंजीवाद का जो पहला चरण था 1757 से 1813 तक, इसमें जो है अंग्रेज अपने आप को पहले राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत किया, उसके बाद यहाँ के कृषि को पहले वाणिज्यीकरण किया और उसके बाद 1813 के बाद 1813 से 1858 तक अंग्रेज क्या किया, फैक्ट्री लगवाया, उद्योग स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित किया। और इस दौरान के युग को जो है पूंजीवाद का युग कहा जाता है, मतलब औद्योगिक पूंजीवाद का युग कहा जाता है, औद्योगिक पूंजीवाद का युग कहा जाता है, ठीक। उसके बाद 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की चेष्टा की, ज्यादा से ज्यादा धन कमाया, इसलिए इसको वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है, वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। तो साथियों, आपने ये समझने का प्रयास किया होगा कि अंग्रेजी कंपनी जब भारत में स्थापित हुई तो कई नीतियों से यहाँ के लोगों के शोषण करने का काम किया, यहाँ के लोगों पर जो है उन्होंने शोषण करने का काम किया। और आप जो इस तीनों चरण को आप याद रखेंगे, 1757 से लेकर के 1947 तक जो ये 3 चरण हुए हैं, 1757 से 1813, ये पूंजीवाद का प्रथम चरण कहलाता है। 1813 से 1858 पूंजीवाद का द्वितीय चरण कहलाता है। 1858 से 1947 पूंजीवाद का तृतीय चरण कहलाता है। और तो प्रथम चरण वाणिज्यिकीकरण
पूंजीवाद कहलाता है, द्वितीय चरण जो है औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है, और तृतीय चरण जो है वित्तीय पूंजीवाद कहलाता है, वित्तीय पूंजीवाद कहलाता है। तो साथियों इस तरीका से जो है हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया ब्रिटिशों की आर्थिक नीति कैसी थी, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति जो है कैसी थी, और कैसे जो है अपने नीति के तहत यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन तो किया ही किया, और साथ ही साथ भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत जैसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसको जो है लूटने का बर्बाद किया। भारत में किसी भी धन संपदा या खनिज संपदा की कमी नहीं थी, इसलिए सिकंदर से लेकर के कई सारे मतलब आक्रमणकारियों ने, सिकंदर से लेकर के कई सारे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत से को लूटने का काम किया, और एक तरह से अंग्रेज को भी आक्रमणकारी ही कह सकते हैं, अंग्रेज को भी आप आक्रमणकारी ही कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो आया था व्यापार करने, और व्यापार करने आया, और जैसे ही उसको अंग्रेज ने ये पाया कि भारत में जो है राजनीतिक अस्थिरता है, तो उसने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा करके यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप किया, राजनीति में हस्तक्षेप करके धीरे धीरे उसने राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत किया, फिर यहाँ के लोगों को अपने चंगुल में फंसा करके धीरे धीरे गुलाम बनाते चला गया, यहाँ की कमजोरियों का फायदा उठाया, और तमाम तरीकों की नीतियों के तहत अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी किया, व्यापार भी किया, शासन प्रशासन भी चलाया, और यहाँ भारत जैसे देश को लूटने का काम भी किया। तो आज की क्लास को साथियों यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आज का जो ये चौथा चैप्टर था ब्रिटिश की आर्थिक नीति, ये समाप्त हुआ। अगला चैप्टर, नया चैप्टर आएगा 1857 की क्रांति को विस्तार से पूर्वक पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक से 1857 की क्रांति जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको अगले क्लास में लेकर के आएंगे, और अगले क्लास में 1857 की क्रांति को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।